अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्यों इतना पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने? क्या? अब पास होना सर। पहले कोई फिक्र नहीं थी, कोई फिक्र फाका नहीं था। अब एकदम से जब सर पे पड़ी है, हैं? समझ नहीं है, दोबारा बोलो। कोई बात नहीं, इंसान ही नहीं है जब तक उसको समझ ही लेट आए। जिसको समझ जल्दी आ जाए वो इंसान तो ना होगा, ऐसा ही है ना। हालांकि इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, मगर हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो अभी सिर्फ बीला को टाइम दिया जा रहा है या इक्वल टाइम दिया जा रहा है FR1 को, टैक्स को या बाकी पेपर्स को, या बस इस वक्त बीला के ऊपर सारा जोर डाला हुआ है? सारा जोर बीला पे डाल दिया। तो किस तरीके से आप लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं? FR1 को साथ साथ लेके चल रहे हैं? कितना टाइम दे रहे हैं FR1 को? आधा घंटा। आधे घंटे में तो किताबें ढूंढते हैं आप लोग, उसके आधे घंटे में किताबें खोलते हैं आप लोग, उसके आधे घंटे में सोचते हैं सही यार लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, उसके आधे घंटे में लेक्चर प्ले करते हैं। इतने में बस हो जाती है, इतने में कहते हैं यार आज के लिए बहुत है, बाकी कल। कुछ ऐसा ही है। तो इस बेचारे मासूम के साथ अब क्या जुल्म कर रहे हैं आजकल। घर जाके इसको कितना टाइम दे रहे हैं? 2 घंटे दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे रहे हैं। वाकई में दे रहे हैं, बस सुना रहे हैं? दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपको लगते हैं तकरीबन 3 घंटे और घर जाके 2 घंटे और 1 घंटा टेस्ट का भी। वो 6 घंटे, यानी कि पूरे दिन का 1/4 आपने बीला के नाम किया होगा। नहीं, मैं देख रहा हूँ भाई की नज़रें झुकी नहीं शर्म से। इसका मतलब है कि अगर आप इसको 6 घंटे दे रहे हैं तो FR1 को तो फिर 9 घंटे दे रहे होंगे। तो ऐड कर लेते हैं 9 और 6 15, और टैक्स भी साथ लोगों ने उठाया होगा, उसको भी कोई 5-6 घंटे दे रहे होंगे, 20 हो गए। तो खाने पीने में शायद कोई 2 घंटे, मोबाइल यूज़ करने में मज़ीद 2 घंटे। तो नींद कब आ रही है? अच्छा हाँ, जब किताबें खोलते हैं उसके साथ साथ वो नींद का टाइम भी तो है ना। वो जो 5 घंटे भाई ने बताए थे उसमें से 4 घंटे तो नींद के हैं, है ना? ऐसा ही है ना कुछ। क्या लिखा हुआ है शर्ट पे? टुडे। ये कहना चाह रहे हैं कि आज मैं इंसान बनूंगा। जिस दिन ये शर्ट पहनते हैं ना उस दिन ये इंसान बन जाते हैं, अदरवाइज कुछ और होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका ख़त्म हुआ, 50 से 55 नंबर का पेपर ख़त्म हुआ। क्या सीखा है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? 4, 6, 7। 4, 6 और 7। असल गेम छुपी ही इन 3 चैप्टर्स में। 2, 3 उसके बाद सेकंड कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, और 5, 8, 9, 10 क्रैबिंग कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करें आज, तो 4, 6 और 7 ये है प्राइम कैटेगरी। टू, 3, 9 ये है एलीट कैटेगरी। 5, 8 और 10 ये है रट्टा कैटेगरी।
गेम छुपी तो ऊपर ही है। इन चैप्टर्स को तो घोल के पी जाए, घोल के पी जाए। हाँ जी, पानी भी पी जाए। 239 को रोटी के साथ खाना है और 5810 को चाय के साथ। जो चाय नहीं पीता वो क्या करे? वो लस्सी पी ले, वो दूध पी ले, वो जूस पी ले। तो जोक्स अबाउट ये सीक्वेंस है, प्राइम इंपॉर्टेंस, एलिड इंपॉर्टेंस और रट्टा इंपॉर्टेंस। चैप्टर 11, 12, 13 को भी अगर मैं इस तरह क्लासीफाई करूँ ना तो कुछ ऐसे होगी, 13, 12 और 11, 13, 12 और 11। अगर मैं मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँ, आप अगर बना ही लिया तो 14, 15, पीछे क्या रह गया? 1, 16, 17 और कर लेते हैं 1, 16, 18, 17। देख लें इसको एक दफ़ा, नोट कर लें। ये है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस है ये 4, 6, 7, 13, 14, 1 और 16। Then we have 2, 3, 9, 12, 15 and 18. On third category is 5, 8, 10, 11 and 17. कभी कभी आप गौर करें ना तो एग्ज़ाम अराउंड 60 to 70% यहाँ से है, अगर कभी गौर किया हो तो। 2, 3, 9, 12, 15, 18, अराउंड 20 to 30%। और जो बाकी बचता है वो आई कैप यहाँ से नंबर पूरे कर रहा होता। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने आखिरी रिवीजन करनी है तो उसका पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए। Am I clear? चलें शुरू करें। आइए जनाब चैप्टर 11 पे चलते हैं। अब चैप्टर 11 बेसिकली पार्टनरशिप में बेसिक्स के ऊपर बात करता है कि पार्टनर्स क्या हैं, पार्टनरशिप क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। 5 होते हैं ना फीचर्स, कौन से? कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए। उस बिजनेस से क्या आएगा? तो हर पार्टनर के लिए ज़रूरी क्या है? प्रॉफिट की उनके बीच में क्या होना चाहिए, और हर पार्टनर एक दूसरे का क्या है। उसके बाद एक लिस्ट आती है, लिस्ट उन बंदों की जिनको आप प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं मगर वो पार्टनर नहीं कहलाते। उसके बाद 2 टाइप्स आती हैं पार्टनरशिप की, एट विल, पर्टिकुलर। और उसके बाद कुछ टाइप्स आती हैं पार्टनर्स की, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, साइलेंट पार्टनर, सब पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, और पार्टनर बाय, जो कि आप कहाँ पे पढ़ते हैं? 30। शुरू करते हैं जनाब। तो फिर मसले वाली बात ही कोई नहीं है। स्प्रिंग 13 ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड विल एंड। आसान है, बल्कि वाह ही आसान है। ABC are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4/3/2.
दे एडमिटेड डी टू द पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 13। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट स्टेट हाउ दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। निकाल के बताएं, निकाल के बताएं, ज़रा वर्किंग करें, थोड़ी सी मैथ है इसमें। डी का कितना होगा और उसको इन करने के बाद ए बी सी का कितना शेयर रह जाएगा, अभी कितना है और बाद में कितना रहेगा, ज़रा सारी वर्किंग कर निकाल के बताइएगा, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ। ज़बानी नहीं होगा ये, आपकी मैथ इतनी अच्छी भी नहीं है। निकाल के बताएं इसका आंसर क्या बनता है। ये मिटा दूं? हाँ जी, निकाल के बताएं क्या आपका आंसर आता है। 2 मिनट बाकियों को भी करने में। 45 आ रहा है? नहीं, 45 नहीं आना चाहिए। स्प्रिंग 13 9B। हाँ जी, क्या निकाला बिफोर डी? अभी डी नहीं आया, कैसे डिवाइड करेंगे इनको? सिंपल मैथ का सवाल है ये, प्रोपोर्शन वाला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। 4 3 और 2 ऐड करें तो 4/9 3/9 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों? क्योंकि 100% केसों का तीनों लोग मालिक हैं। बताइए 44.44 33.33 22.2222। और जब डी आ गया और सवाल खामोश है तो बाय डिफॉल्ट डी को कितना % शेयर मिलेगा? इक्वल, 4 लोग हैं तो 25%, यानी कि डी कितना ले गया, कितना रह गया? 75। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 4/9 इंटू 75%, 3/9 इंटू 75% और 2/9 इंटू 75%। आंसर क्या आ रहा है? 33.33 20 पर। अच्छा ठीक है, और आगे 16.67। तो जो ए पहले 44.44 ले रहा था, अब कितना ले रहा है? 33.33। बी जो पहले 33.33 ले रहा था, अब कितना ले रहा है? 25%।
और 22.22 कम होकर कितना हो गया 16.67%। इस तरह का शायद आपको MCQ आ जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस क्वेश्चन के बाद कोई मुश्किल होगी इसको अटेम्प्ट करने में। ये क्लियर है? हाँ जी। ऑटम 24 देखें, बताइए क्या मांग रहा है। ऑटम 24 किस चीज को डिमांड कर रहा है? कहता है प्रॉफिट शेयरिंग करना एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि अगला बंदा क्या बन गया है। बताइए ऐसी लिस्ट जिसमें आप प्रॉफिट तो शेयर करते हैं मगर अगला बंदा पार्टनर नहीं बनता। हाँ जी, क्या क्या नाम थे उसमें? बारी बारी चलते हैं ना। लेंडर ऑफ मनी, सर्वेंट, एजेंट, विडो, माइनर, ट्रांसफरी, 6-7 नाम आपने बता देना, प्रीवियस ओनर। अच्छा, उसके बाद ऑटम 15 का सवाल कुछ ये कहता है कि आपने साबित करना है कि इसमें पार्टनरशिप है। आपने क्या करना है? साबित करना है कि इसमें पार्टनरशिप है या नहीं। सवाल रीड करें जरा। और साबित करेंगे कैसे? उन एसेंशियल्स के साथ। वो जो 5 बातें हैं, उन 5 को देखना है कि क्या इसमें मौजूद है या नहीं है। सवाल रीड करें। ये मिटा दो जी। साबित करेंगे ये पार्टनरशिप है या साबित करेंगे ये पार्टनरशिप नहीं। शुरू करते हैं। पहला रूल क्या था? मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2। तो आपने सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है? आपने कहना है कि इन ऑर्डर टू कंक्लूड whether the given scenario represents a partnership or not, we will have to check the 5 fundamental principles या essentials या features। तो सबसे पहले आपने पहली हेडिंग खोलनी है, मिनिमम 2 persons। इन दिस सिनेरियो देयर आर 2 persons, एक मुनाफ है और एक लारी। दूसरी शर्त कौन सी थी? दे शुड बी अ बिजनेस कैरिंग ऑन अ बिजनेस। सवाल ने खुद बता दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट होना चाहिए। देखिए पूरे सवाल में कहीं मिलता आपको एग्रीमेंट? इंटेंडेड टू एग्री, तो वो कहां पे हो रहा होगा? अच्छा, चौथी शर्त क्या थी? शेयरिंग ऑफ। अच्छा, शेयरिंग ऑफ लॉस अगर है या नहीं है तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। किस में शेयर होना लाजमी है? प्रॉफिट में। देखें, नॉट लायबल फॉर एनी लॉस, कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आ रहा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कितना % प्रॉफिट दिया जा रहा है? 40%, यानी कि 60 और 40 की रेशो। ये जो 1.5 लाख रुपया साथ अलग से दिया जा रहा है, बोनस, कमीशन, रेवेन्यू या रेम्यूनरेशन, कुछ भी सैलरी कह लें, इससे कोई इम्पैक्ट आता है? नहीं, अनलेस को उसको क्या मिल रहा है? साथ प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, अगर प्रॉफिट ना मिल रहा हो, सिर्फ उसको सैलरी मिल रही हो, तो क्या वो पार्टनर कायम होगा? वो फिर क्या ट्रीट होगा? एजेंट या एम्प्लॉय ऑफ फर्म। अच्छा, 5वां मुद्दा क्या था? म्यूचुअल एजेंसी। देखे हैं, नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि अगर चारों शर्तें मीट हो रही हैं तो 5वीं ऑटोमेटिकली मीट हो रही। क्यों? पार्टनरशिप डीड बन चुकी है। तो जब आपने डीड बनाई होगी तो उसमें राइट्स भी आ रहे होंगे, लाइबिलिटीज भी आ रही होंगी, अथॉरिटीज भी आ रही होंगी, सब कुछ आ रहा होगा। इसका मतलब है कि हर पार्टनर दूसरे का क्या बना होगा? प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी हमेशा क्या करेगा? एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये बात समझ आई कि कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी हमेशा क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। तो अब आप मुझे बताइए, क्या 5 के 5 फीचर्स मेरे पूरे हो रहे हैं? क्या ये पार्टनरशिप बनने को तैयार है? क्या मुरझाए से क्यों? थके हुए हैं, नींद आ रही है, चाय पीनी है?
नहीं पीनी, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सेहत के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं आपको वो पिलाई जाएंगी। ठंडा पानी जो भी आप जाते हुए खुद से पीते हुए जाएंगे। हाँ जी, ये देखिए सवाल क्या कह रहा है। हाँ जी, शेक मलक शेक मंगवाता हूँ मैं आपके लिए। ये देखें ज़रा ऑटम 17 का सवाल क्या कह रहा है, आपसे कुछ कहना चाह रहा है, ज़रा इसकी तड़प को समझें, क्या मांग रहा है आपसे। अगेन प्रॉफिट शेयरिंग वही लिस्ट, यहाँ पे फॉर हाउ मैनी मार्क्स 3 और यहाँ पे फॉर, तो ये पहले आया था 14 में, उसकी इज्जत ज़्यादा थी, फिर पूछा इज्जत कम हो। अच्छा ये सवाल फॉर हाउ मेनी मार्क्स 5, ये सवाल भी तकरीबन सेम है, जरा रीड करें। स्प्रिंगटीन का 4C, क्या मिनिमम 2 बंदे हैं, क्या नाम है, एक एक्स और एक एग्रीमेंट हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, कितना मिल रहा है 35% और दूसरे को कितना मिल रहा होगा 65, और म्यूचुअल एजेंसी बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट कर जाती है। तो पार्टनरशिप है, पहले 5 फिर 3 और अब 2, जितना वो करीब आ रहा है उतना वो नंबर कम। अच्छा 2 नंबर की जो सवाल है तो आपने कितनी बातें पूछ रहा है, सिर्फ 4, यानी कि हर बात का आधा नंबर। अच्छा जी नीचे कुछ होना चाह रहा है, ये ज़रा देखें क्या कहना चाह रहा है नीचे वाला सवाल। आफ्ताब रेहान और बाली, थोड़ा सा सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है आपसे थोड़ा हट के। हाँ जी हो गया रहा है, 3 पार्टनर्स हैं, शुरू में इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया होगा जिस पे क्या मेंशन की हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शुरू में कितनी थी, इक्वल थी, यानी कि 33 और 33। आप कहेंगे सर एक कहाँ पे गया, कहाँ पे गया एक, 0.33 और 0.33 में पूरा हो गया। हाँ वो 0.334। हाँ आज आप इंसान हो, आज आपने 0.1 की गलती पकड़ ली। अच्छा जी तो उसके बाद क्या हुआ, अच्छा एक्सप्रेसली तो ये डिसाइड हुआ ना कि 33.33%। इम्प्लाइडली क्या हो गया, जब उसने प्रॉफिट शेयर किया तो अपने पास कितना रख लिया 50 और बाकियों को 33 के बाद 33 के अलावा कितना दे दिया 25%, और दोनों ने कोई रिजेक्शन दी है, खामोशी से क्या कर लिया, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, कौन सी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी है। अगर एतराज़ करना होता तो वो उसी दिन करते जिस दिन पे उनको कम शेयर मिला था। कितने साल तक उनको कम शेयर मिलता रहा, सवाल ने बताया कुछ तो बताया होगा, फॉर मैनी ईयर्स, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, मगर एकदम जाके एहसास हुआ कि हमें जो शेयर मिल रहा है वो क्या है कम है, और बाद में इनको समझ आई कि हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर केस करना चाहिए। क्या आप केस करना वैलिड रहेगा, नहीं, क्यों,
पहले कर लेते, अब इन्होंने टेक्निकली उस चेंज को इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। मोइस, अदीब और मुमताज कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, देखें क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, 10% का प्रॉफिट जा रहा है एक पार्टनर की बेवा को, तो क्या वो पार्टनर बन गई बाय डिफॉल्ट? नहीं। सवाल टेक्निकली वही है कि आपने बस उसका क्या चेंज किया, शक्ल चेंज कर दी, और नीचे वाला सवाल तो वैसे ही होगा। ये क्या कह रहा है? लिस्ट द सर्कमस्टांसेस इन विच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो पहले 5 नंबर के लिए, फिर 4 नंबर के लिए, फिर 3 नंबर के लिए, फिर 2 नंबर के लिए, और फिर से 4 नंबर के लिए। चैप्टर 11 में यही सवाल है। 11 इज ऑल डन। अब आए 12 के ऊपर। 12 में मैं चाहूँगा एक दफ़ा ना पहले चैप्टर को आंखों के सामने से गुजारें। मैंने कुछ 12 के ऊपर पहले बात करनी है, फिर मैं आपको उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। एक नज़र पहले 12 को देख लें, शर्माना नहीं है, कुछ नहीं कहेगा आपको, अच्छा बच्चा, तंग नहीं करेगा। क्विकली बस एक दफ़ा देख लें, फिर आपको कुछ बातें बताता हूँ उसके बारे में। हाँ जी, गो थ्रू किए। मुझे एक बुक दिखाइएगा काइंडली। आइए ज़रा खोलें चैप्टर 12। कुछ आपको डिफ्रेंसिएशन बतानी है। चैप्टर शुरू होता है जनरल ड्यूटीज से, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा जी, जनरल ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ हैं जो कि लाजमी फॉलो की जाएंगी, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। इनके आगे ब्रैकेट में एम लिख लें, मैंडेटरी लिख लें। अगर आपको सवाल ये कहता है कि बताएं कौन सी ड्यूटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हैं, कौन सी ड्यूटीज़ अगर आपने एग्रीमेंट में तय नहीं भी की वो फिर भी लगेंगी, तो वो कौन सी हैं? जनरल ड्यूटीज़। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि वो ड्यूटीज़ या लायबिलिटीज़ कौन सी मांग रहा है, तो बस लिखते जाएं फिलहाल। तो जनरल कौन सी हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट, बोलो, बाय डिफ़ॉल्ट लगनी है, आप इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे आ रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज़ बाय कॉन्ट्रैक्ट। अभी नाम से ही जाहिर है ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, यानी कि ये अगर आपने लगानी है तो ये म्यूचुअल कॉन्सेंट से लगेंगे। लिख लें, ये लगेंगी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ।
इनको हम लोग क्वालिफाइड ड्यूटीज़ भी कहते हैं। वो मैंडेटरी थी, ये कौन सी हैं? क्वालिफाइड ड्यूटीज़। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक और लिस्ट मिलेगी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो इनको भी चेंज किया जा सकता है। इसी तरह जब आप नीचे आते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, ऊपर तक राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, नीचे हेडिंग चेंज है, अब ये क्या बन गया है? राइट्स एंड लाइबिलिटी। ये भी म्यूचुअली एग्री की जाती है। अगर बाकी पार्टनर्स इसको चेंज करना चाहें मिल के म्यूचुअल कंसेंसस के साथ तो चेंज कर सकते हैं। जिसमें क्या क्या आता है? रेम्यूनरेशन का राइट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंडेमनिटी और विलफुल निगलेक्ट। तो अब अगर आपसे आए कि पूछे कि बताएं कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो लगनी ही लगनी है, वो कौन सी होंगी? जनरल ड्यूटीज़। और किन को आप लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? क्वालिफाइड ड्यूटीज़ को, जो कि बिल्कुल साथ वाले पेज पे आपको नज़र आ रही हैं। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, अगर तो कुछ ऐसा चेंज है जिसकी वजह से फर्म का बिजनेस चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? उसके लिए आपको सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है। जिस तरह बिजनेस है फर्म का एसीओ का, एक पार्टनर कहता है कि यार एक काम करते हैं, एसी का बिजनेस बंद करते हैं और सारे पैसे उठा के हम लोग एलईडी का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या सारे पैसे उठा के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा के ऐश करते हैं। तो ये चेंज इन बिजनेस है, इसके लिए सारे पार्टनर्स की परमिशन ज़रूरी है। फिर कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिसमें सबके नहीं, मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। उसी बिजनेस में रहते हुए कुछ चेंज करना, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े का कारोबार हो रहा है, तो अकाउंट कहाँ पे खुलवाएं? मिज़ान में खुलवाएं या एचबीएल में खुलवाएं? तो जहाँ पे वोट ज़्यादा हो गए, जिसके वोट ज़्यादा है वहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कपड़े का कारोबार है तो वेलवेट मंगाएं या कॉटन मंगवाएं। अब बिजनेस वही है, कौन सा भला? कपड़े का कारोबार। उसके अंदर रहते हुए कोई चेंज है तो मुझे किससे पूछना है? सबसे या मेजॉरिटी से? मेजॉरिटी से। और अगर कपड़े का कारोबार बंद करके फूड का कारोबार स्टार्ट करना है, कपड़े का बंद करके फर्नीचर का कारोबार शुरू करना है, तो वो सबकी परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात और सुन लें, जब आप चैप्टर 12 के पास पेपर्स को अटेम्प्ट करने बैठे तो आपने सारे नहीं करने, 2015 से ऑनवर्ड्स करने हैं। इसकी रीज़न है, रीज़न ये है कि पहले पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होती थी जो कि आपको इसके सोल्यूशन में भी नज़र आ रही होंगी। अब वो चीज़ें नहीं हैं, ऑल्दो असल बेरेक्ट में तो हैं, मगर IKAR ने आपके बुक से निकाल दी हुई हैं। तो इसमें बेहतर अप्रोच ये कि 2015 के बाद जितने भी सवाल हैं वो आप अटैम्प्ट करें, और इसमें भी जितने रीसेंट हैं 2022, 23, 21 और 20, मैंने 20, 21, 22, 23 क्यों नहीं बोला? मैंने बोला 22, 23, 20 और 21, इस सीक्वेंस से करना है। सीक्वेंस लिख लें, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 20 और 21। तो सीक्वेंस आपकी ये होनी चाहिए। इसमें पिछले सवालों को अटेम्प्ट करने की जरूरत एज सच नहीं है। तो सबसे प्राइम फोकस किस पर रखना है? 22, 23, 20 और 21 पे। पहले वो करके साइड पे रख दिए। अब उससे पीछे आए और कहाँ तक आना है? 2015 तक। उसमें अगर आपको कोई क्रैमिंग बेस्ड सवाल मिल रहा है और आपको आता है तो उसको छोड़ दें। अगर कोई हल्की फुल्की सी केस स्टडी मिलती है तो उसको अटेम्प्ट करके एक दफ़ा आंसर को कंपेयर कर लें, मगर कोशिश करनी है कि आंसर को बस ज़्यादा दिल बना लेके जाएं, क्योंकि शायद उसके सोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा ऐसी वर्डिंग होगी जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं। कसूर आपका नहीं है, कसूर IKAR का।
हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे आज, जिसमें से ये बहुत मज़े का सवाल है। मुझे आपने सिर्फ पॉइंट 1 तक रीड करके बताना है सवाल है क्या। पॉइंट 2 को भी छोड़ दें, पॉइंट 1 पे रीड करें सिर्फ। ये ऑटम 22 में आया था, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। एक सवाल में चारों कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करेगा आपके। ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 1। हो गया रीड? हो गया? चलिए, क्या कह रहा है पार्ट 1 में? सिर्फ क्या कह रहा है? इशू किस चीज़ पे बना रहा है? सैलरी पे बना रहा है। मुझे ये बताइए, क्या सैलरी हर पार्टनर पे फर्ज होती है? नहीं। नॉर्मली किन पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है? स्लीपिंग पार्टनर को नॉर्मली दी जा सकती है? नहीं। साइलेंट को, एक्टिव को? नॉर्मली किसको मिलती है? एक्टिव को मिलती होती है। सवाल ये है कि एक बंदे को ₹1,00,000 पर मंथ प्रॉफिट के अलावा क्या मिल रहा है? अच्छा, ये जो सैलरी मिल रही होगी, क्या ये प्रॉफिट को कम कर रही होगी? जो सैलरी का एक्सपेंस है वो कहाँ से माइनस हो रहा होगा? तो एक पार्टनर ने इतराज़ किया, उसने कहा कि मुझे भी क्या दो, उसी तरह की इक्विवेलेंट सैलरी दी जाए, मैं भी उस जैसा ही काम करता हूँ। तो सैलरी के लिए तमाम पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी है या मेजॉरिटी? मैंने भी आपको लिखवाया था, तमाम सिर्फ उस वक्त आते हैं जब फर्म का बिजनेस चेंज हो रहा हो। क्या बिजनेस चेंज हो रहा है तो मसला इनसाइड द फर्म है, इनसाइड द सेम बिजनेस है, तो यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी। अच्छा, कितने पार्टनर्स हैं इस वक्त टीम में? क्या हो गया है? नुमान, सालिम अहमद और सना, 4 है। चार में से एक को तो सैलरी मिल रही है। मेजॉरिटी के लिए कितने 4 में से होने चाहिए? जिसको सैलरी मिल रही है, क्या वो उसने वोट किया होगा? उसको तो साइड पे रखें। पीछे कितने रह गए? 3 में से मेजॉरिटी क्या होगी? 2। और एक बंदा जो अगर एतराज़ करे और 2 कह दे कि हमें ₹1,00,000 से कोई मसला नहीं है, तो इसकी सैलरी को रोक सकता? नहीं रोक सकता। हाँ, ये जो कह रहा है कि मुझे भी इक्वलेंट सैलरी दी जाए, तो वो किस वक्त दी जाएगी? जब इसके लिए भी मेजॉरिटी पार्टनर्स एग्री कर जाए, तो इसको भी सैलरी मिल जाएगी। तो ये जो रो रहा है, दूसरे को देख के जल रहा है, इसको क्या कहना चाहिए? बाकी पार्टनर्स को बिठाए, उनके साथ अपना पॉइंट रखे और कहे कि मुझे भी सैलरी चाहिए, साबित कर दे कि उतना ही काम करता है, म्यूचुअली एग्री करवा ले, तो उसको क्या मिल जाएगी? सैलरी मिल जाएगी। अच्छा, क्या हर कपड़ा एक जैसा होता है? नहीं। ये जो ऊपर एक वर्ड आया होगा वेलवेट, ये वेलवेट कपड़ा कौन सा होता है? सॉफ्ट। ये खवातीन को पता होगा। ये वेलवेट कपड़ा क्या होता है? लाइनिंग क्या? शाइनिंग और सॉफ्ट। क्या? मोटा कपड़ा, प्यारा सा कपड़ा। हाँ जी, आपसे बेहतर तो एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता।
वेलवेट का कपड़ा कैसा होता? एक्सपेंसिव होता। बड़ा कोई एग्जाम्पल निकालिए आपने। मोटा सॉफ्ट सा कपड़ा, नॉर्मली इसके शेड्स डार्क होते हैं या लाइट होते हैं? डार्क होते हैं, हाँ, ब्लैक पर्पल टाइप होता है। दूसरा, यहाँ पे एक वर्ड और भी यूज हुआ है, ये डेनिम क्या होता है? जीन्स का कपड़ा। तो वेलवेट का कपड़ा और जीन्स का कपड़ा एक ही कपड़ा है? दोनों में फ़र्क है, दोनों का बिजनेस भी फ़र्क होता है, दोनों के रेट भी फ़र्क होंगे। अब ये सवाल पढ़े ज़रा, मैंने आपको हिंट्स दे दिए बहुत ज़्यादा, अब इसका आंसर आपने मुझे देना। 20% of the export orders were combined order for denim and velvet fabrics। ये डेनिम बीच में क्यों आ गया? ऊपर से बढ़ते हैं। ऑन 30 जून 4 पार्टनर्स एंटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, और उन्होंने कहा कि वो किसका कारोबार करेंगे? डेनिम फैब्रिक्स। और फर्म का नाम क्या रखा? द मास्क ट्रेडर्स। नोमान जो है उसने जब पार्टनरशिप बन रही थी तब बताया बाकी पार्टनर्स को कि उसका इंटरेस्ट है किसमें? वेलवेट के कपड़े में। और क्यों है? क्योंकि उसके फैमिली का ये फैमिली बिजनेस चला रहा। ड्यू टू हिज कनेक्शन विद द फॉरेन बायर्स, नोमान ब्रॉट इन मैनी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। और सलीम को कहा गया कि तुमने इसको क्या करना है? ऑपरेशन संभालने हैं और इंश्योर करनी है टाइमली डिलीवरी। क्या उसने पार्टनरशिप बनते वक्त ही अपना इंटरेस्ट बता दिया था? छुपाया तो नहीं था। और बाकी पार्टनर्स ने कोई एतराज़ किया? उनको तो खुशी हुई है, क्योंकि वो अपने क्या यूज़ कर रहा है? कनेक्शंस यूज़ कर रहा है ताकि उसको बाहर से ऑर्डर मिले। तो 20% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कंबाइंड हैं, उसमें क्या है? डेनिम भी है और वेलवेट भी है। इनका अपना किसका काम है? डेनिम का। तो जो वेलवेट की सेल है इन 20% में, वो क्या फर्म की है या उसके फैमिली बिजनेस की है? क्या फर्म को कोई एतराज़ है उस पर? नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू में कुछ भी मसला क्रिएट नहीं किया था। सलीम कहते हैं कि भाई 50% जो है ना वो वेलवेट के कपड़े का, वो भी हमें दो। क्या इसके बाद ठीक है? इसके बाद ठीक है? इसके बाद ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने शुरू में अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया है। और ये जो उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं किस वजह से मिल रहे हैं? क्योंकि इसके कनेक्शंस हैं कहाँ पे? बाहर। तो फर्म फैमिली बिजनेस से फ़ायदा उठा रही है या फैमिली बिजनेस फर्म से फ़ायदा उठा रही है? फर्म फ़ायदा उठा रही है फैमिली बिजनेस से, तो फर्म को एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, इसी सवाल के मज़ीद 2 पार्ट्स। सो गया, कोई बात नहीं जी। अहमद, देखें ज़रा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ जी, फर्म के बिजनेस में पैसे, बैंक में पैसे नहीं थे। एक पार्टनर ने अपना 9 लाख रुपया अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे किया और इसने क्लेम किया कि ये उस पैसे से बैंक से कितने अर्न कर सकता था? 27,000। और कितने डिमांड कर रहा है? 27,000। अच्छा, कोई
पहले मुझे ये बताइए, क्या ये कैपिटल काउंट होगा या ये लोन काउंट होगा? ये लोन काउंट होगा, यानी कि एडवांस काउंट होगा। तो क्या कोई इंटरेस्ट तय हुआ? कोई इंटरेस्ट रेट तय हुआ? अगर लोन हो और एडवांस हो तो इंटरेस्ट ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है। और अगर कोई रेट डिफाइंड ना हो तो रेट क्या लेना है? निकाल के बताएं आंसर क्या आएगा? 54,000। शाबाश, इसी चीज़ की उम्मीद थी मुझे। दोबारा निकालें। ₹1620। हाँ जी, 54,000 1620। एक और जवाब आ गया 18,000। वैरायटी आनी शुरू हो जाएंगे अब। हाँ जी, निकाल के बताएं। 54,000, वेरी गुड। एक और 54 का वोट आ गया। और 54 वाले कितने? एक दफ़ा हाथ खड़ा कर दें, मैं आपके लिए भी क्लैपिंग करने को तैयार हो जाऊँगा। इसी बहाने कोई तो क्लैपिंग करेगा आपके लिए। 18,000 के 5-6 वोट्स आ गए हैं। 54 वाला ज़रा एकदम मेरे सामने तो आए ना पहले। अल्लाह के बंदो, FR1 पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया आप लोगों को? 27वां। एक नई फिगर आई हमारे पास 27,000 की। मुझे बताइए FR1 पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया आपको? अभी तक पढ़ी जा रहे हैं? कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए? 4-5 महीने हो गए। आज तक यही नहीं पता चला कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट की वर्किंग शुरू कहाँ से होती है, एंड कहाँ पे होती है? क्या पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करना है इस पर? कितने महीने का है? पेमेंट कब हो रही है? तो अच्छा, दिया कब जा रहा है? फरवरी, मार्च, आगे अप्रैल और मई। तो अब निकालें जरा। 9 लाख इंटू 6% इंटू 4/12, 18,000। ये बात समझ आती? पक्की बात है। सवाल को चेंज करता हूँ। ईयर एंड है 31 मई। अब बताएं, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईयर एंड है 31 मार्च। क्या पड़ेगा? यही सवाल है, मगर मैंने ईयर एंड चेंज कर दिया। 31 मार्च है, फर्म का ईयर एंड 31 मार्च है और वापसी 31 मई को हो रही है। अब निकाल के बताएं। ईयर एंड 31 मार्च है और पेमेंट 31 मई। बस मैंने ईयर एंड चेंज किया। $18 तो वही रहेगा, बस 18 का ब्रेकअप होना चाहिए। कुछ इतना होगा जो कि करंट ईयर में बतौर एक्सपेंस चार्ज हो रहा होगा, और बाकी अगले साल में क्या जाएगा? ये FR1 पढ़ते हुए हालात है। अगले साल में क्या जाएगा? बाकी लाइबिलिटी जाएगी, अक्रूवल जाएगा, प्री पेमेंट जाएगी, फाइनेंस चार्जेस जाएंगे। क्या जाएगा? हाँ जी, क्या जाएगा अगले साल में? देखिए ना, फरवरी और मार्च, 18 का हाफ 9,000 तो इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। जो अगला 9,000 है, 31 मार्च की बैलेंस शीट जब बनेगी, नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा या करंट लायबिलिटी में जाएगा? विद इन कितना? बाकी का 9,000। चलिए सवाल करें जरा। वो 18 ही रहेगा। हाँ, ये करें जरा, 0.4 करें अटेम्प्ट। भाई नुमान अब आकड़ गया, उसमें मैं आ गई है। वो कहता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स कौन लेकर आया? मैं लेकर आया।
तुम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया फर्म के लिए। और ये गुडविल भी किसकी है? मेरी है। क्यों? इसको डेवलप भी किसने किया? मैंने डेवलप किया। तो ये गुडविल जो होती है ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है या बंदे की प्रॉपर्टी है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। तो क्या इसका ये क्लेम ठीक है? नहीं। क्या ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अपना हिस्सा रख सकता है? नहीं रख सकता। तो एक उसने पूछा रेम्यूनरेशन में से, एक उसने पूछा कहाँ से? ये कहाँ से आया था? बताएं बताएं बताएं। कि आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर सेम बिजनेस कर रहे हैं तो जो फर्म को लॉस है वो किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। तीसरा पॉइंट कहाँ से उठाया उसने? इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ये कहाँ से उठाया उसने? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में से उठाया। आज आप लोग सोए हैं। चलिए सवाल देखें सर। स्प्रिंग बाइस, क्रिप्टॉन ट्रेडर्स। इसके बारे में मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ। अब ये सवाल पढ़ते साथ ही आपको समझ आ जाना चाहिए, मगर मुझे पता आप लोगों का तंग करेंगे। हाँ जी, क्रिप्टॉन ट्रेडर्स एक पार्टनरशिप फर्म है। कितने पार्टनर्स हैं? ज़हन में रखने। इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ लेदर जैकेट्स। ऑपरेशंस ऑफ केटीसी आर मैनेज्ड बाय 2 ऑफ इट्स पार्टनर्स, यानी कि 2 कौन से होंगे एक्टिव? पीछे बच के 3, और 2 कौन से हैं? एक सलमान और एक नादिर। वाइल द रिमेनिंग 3 पार्टनर्स आर नॉट एक्टिव। तो ये स्लीपिंग हो सकते हैं, साइलेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इन मार्च सलमान प्रेजेंटेड 2 proposals to Nadir which in his view will improve KTC profitability. He requested Nadir to give his consent to any of the following. उसने कहा मैं तुम्हें 2 proposals दे रहा हूँ, एक एक्टिव पार्टनर ने दूसरे एक्टिव पार्टनर से कहा तुम इनमें से किसी को भी देख लो, दोनों की वजह से फर्म को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। उसने दोनों देखी, दोनों को रिजेक्ट कर दिया। पहली क्या थी? रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट बाय यूजिंग लो क्वालिटी लेदर इन प्रोडक्शन। ये फर्म के बिजनेस का चेंज है या बिजनेस सेम रख के उसमें चेंज है? सेम रख के उसमें चेंज है। और सेकंड क्या है? डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड इन्वेस्ट सारा का सारा कैपिटल इन रियल एस्टेट। ये नेचर ऑफ बिजनेस का चेंज है। तो ऊपर वाले के लिए सारे पार्टनर्स की जरूरत है या नीचे वाले के लिए? और ऊपर मेजॉरिटी की बात भी देख लेते हैं। कुल मिला के कितने हैं? 5 में से एक तो वो है जो कि प्रपोज कर रहा है, वो तो नॉर्मली उसी के हक पे होगा। पीछे कितने रह गए?
तो 4 में से कम कितने होने चाहिए? 3, और 5 में से कम 3 ही होने चाहिए। अच्छा, सलमान जो था उसके बाद चला गया बाकियों के पास जो नॉन एक्टिव पार्टनर्स हैं, और उनको जाकर सेम कहानी सुनाई। उनमें से एक है अकमल। वो ज़रा बताइए, अगर अकमल इस पे एग्री हो जाता है, और दूसरा वाला कौन था? सलमान। अगर अकमल और सलमान दोनों इस पे एग्री हो जाएं और बाकी पार्टनर्स एग्री ना हो, तो क्या ये मेजॉरिटी बनती है? नहीं। और अगर दोनों इस पे एग्री हो और बाकी कोई भी एग्री ना हो रहा हो, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं बनती। तो अगर पहला पॉइंट पूरा करवाना है तो कम से कम कितने पार्टनर्स को इन करना पड़ेगा? 3 में से किसी भी एक को। पहला पॉइंट। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए। और नीचे सब के सब को मुझे अपने साथ मिलाना पड़ेगा, अनलेस कोई चेंज नहीं होगा। इस सवाल को आपने घर जाकर लिख के एक दफ़ा कंपेयर ज़रूर करना है। एक इसको करना है और एक ये पीछे वाले सवाल को करना है, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। लिख लें इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मार्क कर लें। ऑटम बाइस क्वेश्चन नंबर 7A, ऑटम बाइस का 7A, और स्प्रिंग बाइस का क्वेश्चन नंबर 3। जी जी, सिर्फ एक के पास किया। यस, उनमें से किसी एक के पास चला गया। हो गया नोट? अच्छा जी, ये सवाल देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 4B। आसान है मुश्किल है? बताइए फिर कितना आसान है। 3 पार्टनर्स हैं और तीनों ने कितना कितना कैपिटल दिया है? 2 लाख ईच, और एग्री हुआ कि वो उस कैपिटल पे कितने % का इंटरेस्ट लेंगे? 8%। ये 8% एडवांस पे है, कैपिटल पे है? ये कैपिटल पे है। क्या यही परसेंटेज मैं एडवांस वाले में भी लगा दूंगा? नहीं, उसकी अलग से तय होगी। क्या इस सवाल में तय हुई है? तो कितनी होगी? अच्छा, इनमें से किसी एक ने कितना एडवांस दिया? कब दिया? स्टार्टिंग में दे दिया, यानी कि पूरा साल तक चलता रहेगा। यानी कि लाख का 6% कितना होता है? 6000। फर्म को लॉस हो गया कितना? 80,000। अब सर सोच के बताइए, 80,000 रुपये का लॉस है। सबसे पहले ये लॉस में से किसको माइनस करूं कि ये हल्का हल्का प्रॉफिट में जाना शुरू हो? कौन सा ऐसा खर्चा है जो कि ओवर एंड अबव हो रहा है? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट वाला, कैपिटल के ऊपर। 6 लाख का 8% निकालिए का आंसर क्या आ रहा है? 2 4 6, 2 लाख लेकर आए ना तीनों, तो 6 लाख पे 8% निकालें पूरे साल पे 48,000 का एक खर्चा माइनस हुआ है
जिसको अगर ये माइनस ना करते तो ये 80,000 रुपये का लॉस कितना कम हो जाता, 48 से कम हो जाता, कितना रह जाता, 32,000 के आसपास, तो लॉस कम आता। मगर ये जो लाख के ऊपर 6% है, क्या ये मिलेगा या ये नहीं मिलेगा? ये तो लाजमी मिलेगा, क्योंकि अगर आपने पार्टनर से ना लिया हो, किसी बाहर से लिया हो, तो उसको भी तो आपने इंटरेस्ट पे करना ही है, तो ये तो लाजमी माइनस होगा। मगर इसको माइनस करके जो ये 80,000 रुपये के लॉस पे पहुंचे हैं, इसको कम किया जा सकता है। मगर उस लाख पे 6% का 6,000 रुपया लाजमी देना पड़ेगा, क्योंकि वो कैपिटल पे नहीं है, वो किस पे है, वो लोन पे है, वो एडवांस पे है। सवाल समझ आया? यस सर। आप इतना ज़रूर बताएंगे कि ये जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है जो इनको मिलना चाहिए था, अब नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस आ रहा है। ये सवाल देखें, ये लास्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग 21 5B। कल घर वालों को ज़रा टाइम अच्छा देकर रहिएगा। कल क्या है भला? 13 एंड 17 तो खैर 1 मिनट का है, मेन गेम तो 13 पर चलेगी कल। क्या कंपीटिंग बिजनेस हो रहा है? पक्की बात है? फिर देख लें। कंपीटिंग है। ताहिरा, फरहाना एंड सादिया पार्टनर्स इन ब्राइडल बुटीक। सादिया की एक और शॉप भी है ज्वेलरी की, जो कि ये नहीं चला रही, कौन चला रहा है? इसका भाई वसी। मार्केट सेम है। ताहिरा और फरहाना को सादिया के इस बिज़नेस का इल्म नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो कि उसकी बुटीक पे आते हैं, तो वो किसकी शॉप से होके चले जाते हैं, तो वो वहाँ से भी पैसे अर्न कर रही है, यहाँ से भी कर रही है। ड्यूरिंग द ईयर सादिया ने एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया 10 मिलियन का फ्रॉम ज्वेलरी बिजनेस, जो कि उसका अपना बिजनेस है। जैसे ही ये फैक्ट पता चला बाकी पार्टनर्स को, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें हमारा हिस्सा भी बनता है, इसमें हमारा हिस्सा भी बनता है। अब इसमें से कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि क्या ये कंपीटिंग बिजनेस है? नहीं, ब्राइडल जोड़े और ज्वेलरी कोई आपस में कंपीट नहीं करते। दूसरा, ये दुकान चला कौन रहेगा? ये खुद चला रही है, भाई बैठा हुआ। इसका मतलब है कि बाकी पार्टनर्स ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारा एक और बिजनेस है जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान इस फर्म से हट रहा है, क्योंकि ऑपरेट कौन कर रहा है? वसी। इसने शुरू में डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये मसले वाली बात है या नहीं? मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी लीगल काम करने से नहीं रोक सकते। और ये कौन सा खुद कर रही है? उसका भाई कर रहा है। और कोई मसले वाली बात लग रही है आपको? क्या ये प्रॉफिट शेयर होगा? ये प्रॉफिट क्या ये इस फर्म की पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में काउंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और कोई बात अगर जहन में आ रही हो तो वो, और कोई बात अगर ये कहें नहीं, तंग करें उसको कि लाजमी शेयर होना चाहिए, या उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दें कि तुमने हमारे ब्राइडल बुटीक के कस्टमर्स को यूज़ करते हुए ये प्रॉफिट अर्न किया, हमारी कनेक्शंस को यूज़ करते हुए। देखो, एक तो है कि कस्टमर आया, शॉपिंग की और ख़ुद ही से चला गया ज्वेलरी वाली शॉप पे, इस पर तो कोई एतराज़ बनता है। बट अगर एक कस्टमर आए और ये उसको रेफ़र करे उनकी प्रेमिसेस में खड़े होके, फिर मसला आ सकता।
अगर तो वो कनेक्शंस यूज़ कर रही है, कॉल्स कर रही है, या कस्टमर को उनकी शॉप में बता रही है कि एक और शॉप भी है, फिर ये इनका क्लेम जायज़ है, अदरवाइज इनका क्लेम जायज़ नहीं। तो ये सारी बात आपको बतानी है क्योंकि सवाल खामोश है इस चीज़ के ऊपर। डन। अल्लाह के वाले।